साथियों नमस्कार। पिछले भाग में हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर चर्चा कर चुके हैं। इस भाग में हम अपसंयोजन यौगिकों के चुंबकीय गुणों की चर्चा करेंगे। अपसंयोजन यौगिकों के चुंबकीय घूर्ण का मापन चुंबकीय प्रवृत्ति प्रयोगों द्वारा किया जा सकता है। इन प्रयोगों द्वारा हम चुंबकीय घूर्ण का मापन करते हैं और इसके मान से संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगा सकते हैं। आइए सबसे पहले हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों द्वारा बनाए गए संकुलन के बारे में बात करते हैं। देखिए जैसा कि आपको पता है, प्रथम डी यानी 3D सीरीज में जो शुरू के तत्व होते हैं उनमें D1 से लेकर के D3 तक, यानी जिनमें D ऑर्बिटल में 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे अष्टफलकीय संकुल बनाने के लिए शेष 2 D ऑर्बिटल उनके पास खाली उपलब्ध रहते हैं और एक S और 4 P ऑर्बिटल से मिलकर के संकरण कर लेते हैं। संकरण करने के बाद D2sp3 संकरण के द्वारा अष्टफलकीय ज्यामिति के 6 ऑर्बिटल बना लेते हैं और 6 ऑर्बिटल में 6 लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके जुड़ जाते हैं। जैसे टाइटेनियम में है तो इसका टाइटेनियम थर्ड है, इसकी डी में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और वेनेडियम थर्ड में डी में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और क्रोमियम थर्ड में डी में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इनके जो शेष 2 इलेक्ट्रॉन माने 2 डी ऑर्बिटल हैं वो पूरी तरह खाली रहते हैं। इनकी मुक्तायन और संकुलायन दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप बात करें टाइटेनियम थर्ड की, तो टाइटेनियम थर्ड की डी में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी तो जो sp3 D2sp3 संकलित 6 ऑर्बिटल होंगे, इन 6 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आयन में लेंगे तो भी 1 रहेगी और संकुल में लेंगे तो भी 1 ही रहेगी। अर्थात संकुल बनाते समय इनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता। जब आयनों में डी कक्षकों में यानी जो 3D है उसमें अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 3 से ज़्यादा होते हैं, तो फिर संकुल बनाने के लिए जो संकरण होता है उसके लिए 3D ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं होते। जब 3D ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं होते हैं तब संकुल निर्माण के लिए D ऑर्बिटल को उपलब्ध कराने के लिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है और उनका फलस्वरूप उनका जो चुंबकीय गुण है वो कम हो जाता है। जैसे क्रोमियम सेकंड और मैंगनीज थर्ड में आप देखें तो डी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको 2 डी ऑर्बिटल उपलब्ध कराने के लिए इसके 1 इलेक्ट्रॉन को इसमें युग्मित होना पड़ता है। यदि डी में कोई 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो एक एक करके वो 4 ऑर्बिटल में भरेंगे, 1 डी बचेगा केवल। लेकिन क्योंकि संकरण के लिए 2 डी ऑर्बिटल चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पे युग्मित हो जाता है और संरचना इस तरह हो जाती है। इसमें 1 युग्मित हो जाता है, 2 अयुग्मित हो जाते हैं और 2 ऑर्बिटल संकरण के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन युक्त डी ऑर्बिटल वाले जो आयन हैं, मैंगनीज सेकंड और आयरन थर्ड, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन इनमें अगर देखें तो पाँचों डी ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन ये इसके जो शेष 2 ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे युग्मित हो जाते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन वो 2 ऑर्बिटल संकरण के लिए खाली कर दिए जाते हैं।
इस तरह से डी में जो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन वाले, आयरन सेकंड और कोबाल्ट थर्ड, इनमें तीनों इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं और 2 ऑर्बिटल संकरण के लिए खाली उपलब्ध हो जाती हैं। इस तरह से अनेक स्थितियों में, विशेष रूप से D6 विन्यास वाली स्थिति में, इन आयनों के उपसंयोजक गुणों में चुंबकीय गुणों के मान हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस से मेल करते हैं, अर्थात D5 और D4 युक्त आयनों में संकुल बनाने में, संकुलों के गुणों में काफ़ी जटिलता पाई जाती है। आइए हम इनके कुछ संकुल आयनों के चुंबकीय गुण की बात करते हैं, तो इनकी तुलना करते हैं। आप देखिए, हेक्सा साइनिडो मैंगनीज थर्ड आयन को देखें तो इसके चुंबकीय गुण में इसके 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का कण उत्पन्न होता है, जबकि हेक्सा क्लोरिडो मैंगनीज थर्ड प्लस आयन की में चुंबकीय गुण 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप होता है। हेक्सा साइनिडो फेरेट में आप देखें तो इसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहता है, बाकी Fe(F6) में देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। इनके कारण इसका जो चुंबकीय गुण है वो अधिक होता है। COF6 में भी 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका चुंबकीय गुण भी अधिक होता है। लेकिन C2O4 फुल थ्राइस यानी ट्राई ऑक्जिलेटो कोबाल्टेट थर्ड में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय होता है। इनके विन्यासों को एक एक करके देखें तो हम यहाँ देखिए, हेक्सा साइनिडो मैग्नेटेट, इसको देखें आप तो इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। इसमें देखें हेक्सा साइनोफेरेट में तो इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, और ट्राईऑक्जिलेटो कोबाल्टेट में देखें तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होता है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय होता है। इन सभी में D2sp3 संकरण होता है और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अब आप बाह्य कक्षक संकुलों की बात करें तो यहाँ पे देखें आप, MnCl6 में आपने देखा कि इसमें चुंबकीय गुण अधिक होता है, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं और ये sp3d2 संकरण बनाते हैं। यानी इसमें जो 3d ऑर्बिटल है इसके इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं किया जाता है, ये युग्मित नहीं होते हैं, बल्कि जो शेष 4d ऑर्बिटल होते हैं उनसे मिलकर के संकरण होता है। इसी तरह से Fe(F6) में यही होता है, इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और ये 4d को संकरण में शामिल करता है। COF6 में भी यही होता है, 4d के ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं, यानी यहाँ पे संकरण होता है sp3d2 का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, MnBr4 2- यानी टेट्रा ब्रोमिडो मैग्नेटेट में आप देखें तो इसका चुंबकीय गुण 5.9 बोल मैग्नेटॉन है। इसकी ज्यामिति बताना है आपको, कैसे बताना, तो इसमें चूंकि ये चुंबकीय गुण पर्याप्त अधिक है, इसलिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब हम यहाँ देखें मैग्नीज की, आपके मैग्नीज की समान संख्या कितनी है, 4 है, क्योंकि 4 ब्रोमिडो लिगेंड इसमें जुड़े हुए हैं, अतः ये या तो चतुष्फलकीय होगा या फिर वर्ग समतली होगा। तो अब इसमें जो 2 संभावना है इनमें देखें किस संभावना पर खरा उतरता है। क्योंकि इसका जो चुंबकीय गुण है 5.9 बोल मैग्नेटॉन है, या काफ़ी अधिक मात्रा में इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसलिए आप यदि यहाँ पे देखें तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या 2 है, तो उस हिसाब से इसका विन्यास होना चाहिए 3d5 4s2 है। अब यदि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाते हैं तो ये हो जाता है 3d5।
जब ब्रोमाइडो लिगेंड इसके पास में आते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें युग्मित हो जाता है और इस तरह से इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं और DsP2 संकरण होता है और फलस्वरूप जो वर्ग समतलीय ज्यामिति के 4 ऑर्बिटल मिलते हैं, उन 4 ऑर्बिटल में ब्रोमाइडो समूह अपने इलेक्ट्रॉनिक मुख को दान करके उससे विसर्जन बंध बना लेते हैं। इस तरह से 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इसका चुंबकीय घूर्ण होगा। तो लेकिन 2 इलेक्ट्रॉनों के कारण चुंबकीय घूर्ण इतना नहीं हो सकता जितना कि उसका प्रयोग द्वारा प्राप्त हुआ है। वो कितना प्राप्त हुआ है? 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन। तो दूसरी संभावना पर विचार करते हैं। दूसरी संभावना ये है कि sp3 संकरण बने, तो उसके लिए D की आवश्यकता नहीं है। तो D में जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो 5 के 5 अयुग्मित रहें। जब 5 के 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेंगे तब इसका चुंबकीय घूर्ण है वो अधिक होगा और वो प्रायोगिक मान से मेल खाता है कि 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण हो सकता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो संकरण होता है वो sp3 संकरण होता है और उसकी ज्यामिति है वो समचतुष्फल की होती है, यानी इसकी समचतुष्फल की ज्यामिति ही सही है। यदि वर्ग समतलीय होता तो इसका चुंबकीय घूर्ण इसकी तुलना में बहुत कम होता। यद्यपि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयुक्ता बंध सिद्धांत ने पदार्थों से संयोजकों के चुंबकीय व्यवहार को अच्छी तरह से स्पष्ट किया, उसके द्वारा इसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ सीमाएं हैं क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के पूर्वानुमान लगाए गए हैं और यह चुंबकीय आंकड़ों की कोई मात्रात्मक व्याख्या नहीं देता है और उपसंयोजक यौगिकों के रंगों की व्याख्या भी ये नहीं कर पाता है। उपसंयोजक यौगिकों के ऊष्मागतिकी और गतिक स्थायित्व की भी कोई व्याख्या इस सिद्धांत द्वारा नहीं की गई और यह 4 समन्वय वाली संख्या वाले यौगिकों में समचतुष्फलकीय होंगे या वर्ग समतलीय होंगे, इसका भी सही अनुमान नहीं लगा पाया और ये प्रबल और दुर्बल लिगेंड में भी कोई भेद नहीं करता। इन सीमाओं के कारण उनकी व्याख्या करने के लिए कुछ नए सिद्धांत भी आए। इनमें से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को हम अगले भाग में पढ़ेंगे।